क्या चीफ जस्टिस ने जान से मारने की धमकी पर खुद किसी खदशे का इजहार किया? अगले महीनों में किस खूंरेजी का खदशा है? एवनफील्ड की तजीनो आराइश क्यों हो रही है? लंदन की रिहाइश का मुस्तकबिल जो है वो नवाज शरीफ की मुस्तकिल सकूनत के साथ जुड़ा हुआ है या वहां जाना एक ख्वाब बन जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों से रोकना और जमात इस्लामी के धरने वालों से मुज़ाकरात करना हुकूमत के किस प्लान का हिस्सा है? आर्मी चीफ को 1000 अरब की करप्शन की तफसील क्या पहुंची है? क्या नए चीफ जस्टिस का ऐलान अभी होने वाला है? कलअदम जमात से ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर किस पे बारूदी मवाद मिलने का मुकदमा डाला गया है? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। काजी अब्दुल रऊफ अंजुम का लिखा हुआ है, इखलास की कदरों का सवाली है तो ला हाथ। हम लोग इसी शहर के बासी हैं, मिला हाथ। लोगों ने सुकून ढूंढ लिया शहर में जाकर, हम ढूंढते जाते हैं तो आती है बला हाथ। दरिया के तलातुम से तड़पने की अदा सीख, जीना है तो मंझधार के अंदर भी हिला हाथ। रुखसत हुई फिरौन के महलों से खुदाई, निकला जो गिरेबान से एक नूर भरा हाथ। जीने की तमन्ना थी कि था आखिरी पैगाम, आता था नजर डूबने वाले का उठा हाथ। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिदोजहद क्या है उसको एक साइड पर रखिए। मौजूदा हालात में वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को ना होने देने की जो वजूहात बताई हैं वो वजूहात काफ़ी मज़हका खेज लगती हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई के जलसे की दरखास्त मुस्तरद करने की वजूहात जो लिखी उसमें इस्लामाबाद में 60 से ज़ायद सफारतखाने, आलमी इदारों के दफातर, डिप्लोमेट और फॉरनर्स के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रहने की वजह लिखी और रोजाना नकलो हरकत करने की वजह लिखी। शहर में एहतजाज और रैलीज जो हैं वो गैर मुल्कियों की नकलो हरकत को मुतासिर करेंगे और इसके अलावा रोजाना 5 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में मुलाजमत या तालीम की गर्ज से सफर करते हैं और एहतजाज उन्हें उनके बुनियादी हक से महरूम कर देगा, इसलिए एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिस कमिश्नर के अंडर ये डिप्टी कमिश्नर काम करते हैं उसी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर बैठ के हुकूमती वज़रा ने जमाते इस्लामी के लोगों के साथ मुज़ाकरात किए। यानी वो जो धरना दिए बैठे हैं उनके धरनों के मुतालिबात के हवाले से वफाकी हुकूमत के लोगों ने उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए और उसी कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना देने की मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं कि वहां पे तमाम तर लोग हैं, उनकी रोजाना की नकलो हरकत मुतासिर होगी, इस वजह से उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर उनको जलसे, धरने, एहतजाज या कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं है तो फिर दूसरों को किस बुनियाद के ऊपर है? और अगर दूसरों को इजाजत है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी जगह पे जलसे की इजाजत क्यों नहीं है? उसकी वजूहात फिर तब्दील कर लें ताकि आम आदमी की समझ में और दूसरों को बताने के लिए एक बयानिया बनाया जा सके। बसूरत दीगर इस तरह के जो ढोंग रचाने हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक पैगाम पहुंचा और वो पैगाम यह पहुंचाया गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बदनाम जमाना करप्ट माफिया रियासत पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दे रही है। उसमें लिखा गया कि इस करप्ट माफिया ने पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तंजीम नौ के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तश्कील करदा वफाकी काबीना से 2 बार मंजूर शुदा मुफस्सल निजाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया और स्टे ऑर्डर से रियासत पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। अब उसी करप्ट माफिया ने लाहौर टैक्स ऑफिस में सेल्स टैक्स रिफंड से मुंसलिक रिश्वत के करोड़ों रुपए की तकसीम पे अफसरान के दरमियान मारकुटाई देखने में आई है, बंदूकें तानी गई हैं और इस स्कैंडल से जुड़े अरबों रुपयों की करप्शन के स्कैंडल पे पर्दा डालने के लिए जवाबी ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया। उसमें यह कहा गया कि रियासत पाकिस्तान के फैसले के तहत लाहौर में सेल्स टैक्स से जुड़े 17 अरब रुपए के करप्शन स्कैंडल पे पर्दा डालने के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकात को नाकाम बनाने का आगाज हुआ और FIA तहकीकात रुकवाने के लिए फौरी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया और इस तहकीकात के खिलाफ स्टे ऑर्डर भी ले लिया। लिखा गया लिखने वाले ने कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, अब रियासत पाकिस्तान को इंतहाई जरूरी और फौरी फैसले करने होंगे कि पाकिस्तान की मईशत को बचाना है या FBR की छतरी तले जारी 1000 अरब रुपए की करप्शन टैक्स चोर निजाम को बचाना है, क्योंकि इस वक्त
हालात वो हैं कि इनके खिलाफ इकदाम उठाना होंगे। ये अब इस हुकूमत में बैठे हुए लोगों को ये सोचना है कि जब आप आवाम को मायल करते हैं कि आपको टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा, जब आप लोगों के लिए तरगीबें निकाल रहे हैं कि आपको फाइलर बनना पड़ेगा और आपको तमाम तर चीजें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए रियासत पाकिस्तान के सामने रखना पड़ेंगी, जब आपको ये अवाम को बताना है और बयानिया बनाना है कि बैरूनी कर्जों की अदायगी के हवाले से जो यहां पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, अब उनके डेटोनेटर्स जो हैं वो हमारे हाथ में हैं और हम उसको उखाड़ने के लिए इकदामात उठा रहे, इस वजह से आपको इस कौमी इदारे के अंदर शामिल होना है और आपको टैक्स अदा करने हैं, आपको अपना पेट थोड़ा सा काटना है, आप अपनी जेब ढीली करनी है और अपनी सेविंग्स जो है उसमें से खर्च करना है ताकि इस रियासत को बचाया जा सके। जब आप लोगों को ये तरगीबें देते हैं और लोगों के पास इस तरह की खबरें पहुंचेंगी तो उनको फिर इन खबरों के हवाले से भी आगाह कीजिए कि जब वो टैक्स अदा करेंगे और लोगों के पैसे चोरी होते रहेंगे तो फिर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना भी आप ही की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के हवाले से जो मामला सामने आया उसमें यह कहा गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि मर्जी के खिलाफ फैसला आए तो मुहिम चलाई जाती है, ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए, मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वज़रा एहसन इकबाल साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस के कत्ल के फतवे देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को इस तरह की शर्मगेजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने इस मौके के ऊपर कहा कि पाकिस्तान में मजहब के नाम के ऊपर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले पे अपने फैसले की वजाहत कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये प्रोपेगेंडा जारी है। रियासत किसी तौर पे कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं देगी। मैंने कल भी मुबहम अल्फाज में इसका तज़किरा किया था कि जिस तरीके की धमकी दी गई, मैं अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकता कि क्या कहा गया चीफ जस्टिस के बारे में। तो आज वजीर दिफा ने यह कहा कि सियासी और दीगर मफादात के लिए सोशल मीडिया पर अवाम को कत्ल पे उकसाने वाली पोस्ट लगाई जा रही है। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी और कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। काजी फायज ईसा को कई सालों से टारगेट किया जा रहा है और यह अदलिया में हक की आवाज को खामोश कराने की कोशिश है। इस मौके के ऊपर एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे और एहसन इकबाल साहब एक मौके पे इसी मजहबी मुनाफरत के विक्टिम के तौर पे भी जिंदगी गुजार चुके हैं। एहसन इकबाल साहब ने यह कहा कि चीफ जस्टिस के कत्ल के मुतालिक बात करना पाकिस्तान के आइन और दीन से भी बगावत है। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियां देने की हम मजम्मत करते हैं। धमकियां देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने इस ज़िमन के अंदर यह कहा कि इस तबके को 2017 में सियासी एजेंडे के तहत खड़ा किया गया। कानून मौजूद है तो किसी फर्द को फतवा जारी करने का हक मौजूद नहीं है। सजा और जजा का इख्तियार जो है वो सिर्फ अदलिया के पास होता है। किसी शख्स, किसी जत्थे या किसी गिरोह को यह हक हासिल नहीं है कि किसी के ईमान का फैसला करे। यह बहुत अच्छी बात की और उन्होंने जय्यत उलमा से भी कहा कि इस ज़िमन के अंदर आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करें। यह सिर्फ मामला जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का नहीं है। जब आप ये इस मामले के बारे में अपना ईमान रखते हैं कि आप किसी के ईमान के ऊपर कोई हर्फ नहीं उठाएंगे, तो फिर सवाल यह भी बनता है कि मजहबी बुनियादों के ऊपर जो कोई इकदाम उठा रहा है और मुनाफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो उसका कला कमा हो। लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी बुनियादों पे आपने बात की कि सियासी बुनियादों पे भी अब फैसले खिलाफ आए तो बोलना शुरू कर देते हैं, तो आपकी हुकूमत के लोग जो सियासी फैसलों के बारे में बोल रहे थे और किसी के ईमान के बारे में बातें कर रहे थे और यह तरगीब दे रहे थे कि आपका ज़मीर बिका हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, आपको अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। जहां पे सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के बारे में बातें होती रही, तो यह वो मौका है कि जब आप ये समझे हैं कि किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो अदलिया के बारे में और जजेस साहिबान के बारे में बातें करें, तो इसका आगाज भी अपने घर से करना चाहिए। जब आप इस ज़िमन के अंदर इस नुक्ते पे मुत्तफिक हो गए हैं कि मुनाफरत नहीं फैलनी चाहिए, तो फिर कोई भी सियासी मुनाफरत, कोई भी मजहबी मुनाफरत, कोई भी लिसानी मुनाफरत और कोई भी शख्सियाती मुनाफरत, किसी भी गिरोह की बुनियाद के ऊपर तबकाती तकसीम जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस ज़िमन के अंदर आप बैठिए, बैठ के फैसला कीजिए कि कोई भी किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा। बसूरत दीगर जब आप इस तरह के बयानात देते हैं तो फिर आप ही दूसरों को ये मौके फराहम करते हैं और मौके फराहम करने पे आप जो है उनके लिए एक जवाज पैदा कर देते हैं। तो वो जवाज अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उसका आगाज घर से करें। इस मामले के ऊपर हमने ये देखा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से ऐसे किसी भी खदशे का इजहार नहीं किया गया, ना तो वो खुद मुद्दई बने। ये हुकूमत वक्त ने चले अच्छा सोचा, अच्छा समझा
और उम्मीद करते हैं कि दूसरे जजेस के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसका भी कला कमा करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ अब बात करते हैं जमात इस्लामी के हवाले से। जमात इस्लामी के अमीर ने कहा, हमने बड़ी हिम्मत और तदब्बुर से पुरअमन मुज़ाहमत का मुजाहिरा किया। शदीद गर्मी और बारिश में भी लोग मरी रोड पर धरने में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि आज खवातीन का भी जलसा आम है। लाहौर में नाकाबंदी करके धरने में शिरकत के लिए आने वाली खवातीन को रोका गया। पंजाब हुकूमत और मैं विफाक को यह बता देना चाहता हूं कि रुकावटें डाल के अपने लिए हालात को खराब कर रहे हैं आप। धरने पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हर सूरत में पुरअमन रहना चाहते हैं। पाकिस्तान तसादुम के रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब आप रुकावटें खड़ी करेंगे तो फिर रुकावटें तोड़ी जाएंगी, और जब रुकावटें तोड़ी जाएंगी तो फिर कहा जाएगा कि आईन और कानून को हाथ में लिया गया। उन्होंने कहा लोग दो दो मजदूरियां कर रहे हैं, फिर भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तनख्वाह से भी ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। 1994 से रहने वाली हुकूमतों ने IPPs को ताकतवर बना दिया और IPPs से होने वाले मुआहिदे सामने लाए जाएं, बिजली की कीमत का तायुन किया जाए, बिजली की लागत के हिसाब से वो तायुन किया जाए। और हम वाज़े तौर पे अपने मुतालिबात पेश कर चुके हैं और हमने वाज़े तौर पे ये कह दिया है कि मुराद आपको खत्म करनी पड़ेंगी। नाजायज मुआहिदों के पैसे अवाम क्यों अपनी जेबों से अदा करते रहे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो रास्ते बंद करने की हरकतों से बाज आ जाए। फिर उन्होंने जो वाज़े पैगाम दिया कि वज़ीर आज़म जो है वो अगर ये समझते हैं कि मुज़ाकरात भी करते रहेंगे और इसको तूल भी देते रहेंगे तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। मुज़ाकरात करने हैं तो दिनों के अंदर उन्हें खत्म कीजिए। फिर उन्होंने कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला समेत तमाम सरकारी अफसरान के लिए तय किया जाए कि वो 1300 सीसी से ज्यादा की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारी कुर्बानी आप अवाम से नहीं मांगे, खुद भी कुछ करें। उन्हें इस्तेमाल करना है तो अपनी जाती गाड़ियों में बैठें, अपनी जेब से फ्यूल की कीमत अदा करें। वज़ीर आज़म चाहें तो आज ही इस पर अमल दरामद कर सकते हैं। तनख्वाहदार तबके पर सारा बोझ डाल दिया जाता है। यह मौक़िफ़ जो उनकी तरफ से रखा गया, उन्होंने इसमें तरमीम यह की या एड ऑन ये किया कि बिजली की कीमत कम हो, बिजली के बिलों की वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, IPPs का ऑडिट किया जाए। 2019 में IPPs से जो मुआहिदे किए थे उनको रिवाइज किया जाए। जिस तरीके से 2019 में रिवाइज किया गया था तो अब भी नौबत है, उन्हें आप रिवाइज कर लें। लेकिन हुकूमत वक्त की इस पे इंटेंशन क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन IPPs के हवाले से। लेकिन जमात इस्लामी को जो कवरेज मिली ये ना तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में किसी और जमात को मिल सकती है। जमात इस्लामी को कवरेज इस बुनियाद पे हुकूमत वक्त ने दी कि चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं ना कहीं पे तो गलबा तोड़ेंगे, उनकी तरफ से तवज्जो हटा के इस तरफ को मरकूज कराते हैं, इनकी सियासी जदोजहद को ज्यादा मजबूत करा देते हैं। पार्लियामेंट में ये लोग मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी इतनी है नहीं, तो इस वजह से इनके साथ टैकल करना आसान होगा। इस वजह से वो उनके साथ मुज़ाकरात पर भी आमादा हो गए और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप उनकी कवरेज भी देख रहे हैं। लेकिन होगा क्या, ये लेने के देने पड़ेंगे। अगर किसी दिन जमात इस्लामी ने बैठ के ये सोच लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात जो हैं उनको अपने मुतालिबात के ऊपर राजी करके इसी धरने में शामिल कर लिया जाए, अगर फजलुर रहमान साहब उठें और फजलुर रहमान साहब भी उठ के साथ बैठ जाएं तो फिर वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या वफाकी हुकूमत इस चुंगल से निकल पाएगी? उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। अभी वो किसी और से तवज्जो हटा के किसी और तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर तमाम तर तवज्जो जो है वो एक ही तरफ मबजूल हो गई तो फिर वफाकी हुकूमत जो है वो क्या तौजीहात जारी करेगी या हनी हाथों से निमटने का फिर पैगाम देगी और यहां से धरने वालों को उठाने के लिए तगोदो की जाएगी। IPPs के साथ किए जाने वाले मुआहिदों के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब क्या कहते हैं वो भी जरा सुन लीजिए कि वो ये कहते हैं कि इनके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे मुआहिदे खत्म कर दें और रैकोटेक मंसूबे की तरह हमें मिलियंस डॉलर्स के अंदर रकूम अदा करनी पड़े। तो जब आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो फिर आप वो जो ढोंग आपने रचाया था बजट में सारे टैक्सेस लगाने का वो किस तरीके से वापस ले सकते हैं? दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है, बहुत सारे हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वो मुल्क से जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें अब जाने नहीं दिया जा रहा। पहले वो मुल्क में आना चाहते थे और उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था, अब वो मुल्क से जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। यह बात सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब भी कर चुके हैं और मोहम्मद अली दुरानी साहब के इस ज़मन के अंदर सोर्सेस काफी मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जाने की ख्वाहिश है लेकिन जाने का इशारा नहीं है। अब क्या वो जाना चाहते हैं? इसकी एक सादा सी मिसाल यह है कि पिछले 4 सालों में एवन फील्ड में किसी भी बड़ी तज़ीनो आराइश का काम नहीं हुआ। मैं पहले भी इसे रिपोर्ट कर चुका हूं कि एवन फील्ड में इन दिनों में
आप एवनफील्ड का बैरूनी हिस्सा देखें तो वहां पे शटरिंग इस वक्त है और वहां पे तज़ीन व आराइश का काम जारी है, जैसे वहां का मकीन शायद फिर वापस आना चाहता है। और यह तज़ीन व आराइश सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि मुस्तकिल सकूनत वहां पे इख्तियार करनी पड़े। तो क्या मुस्तकबिल नवाज शरीफ साहब का यह है कि वो एवनफील्ड में जाके मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर लें? क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो चीजें हैं ये उनके हक में होने जा रही, क्योंकि वो यहां से अगर जाना चाहते हैं तो सियासी खात्मा होगा, यहां रहना चाहते हैं तो फिर भी उनका सियासी खात्मा है, और इस सूरत में उन्हें वो मुमकिनात में से दिखाई नहीं देता। तो देखते हैं कि उनकी तगदो किस हद तक काबिल अमल है। उधर फवाद चौधरी साहब ने आज एक डिमांड की है। उन्होंने कहा जी जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जो है वो फौरी जारी किया जाना चाहिए, ताकि मुल्क में ये गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो जाए। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोटिफिकेशन भी 3 माह पहले जारी कर दिया गया था, अब इन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का करना चाहिए। हुकूमत वक्त जो है, मैं बारहा ये बातें कर चुका हूं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर बातें कर चुका हूं और हुकूमती ओहदेदारों के सामने ये बातें कर चुका हूं कि आप अक्सर औकात ये कहा करते थे कि किसी भी इदारे के अपकमिंग सरबराह के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिसाइज करके उस मामले को मतनाज़ बनाया था। तो अब मौजूदा सूरत हाल में उस बेंच का हिस्सा कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी, इस वफाकी हुकूमत ने उस पर प्रोपेगेंडा किया। तो मैं बारहा लोगों से बात कर चुका हूं कि आप भी अपकमिंग चीफ जस्टिस को मतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो मुतालिबा सामने आया, तो क्या वफाकी हुकूमत इस ज़मन के अंदर ऐलान करेगी या अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करेगी? ये वफाकी हुकूमत के लिए एक और नया इम्तिहान पैदा हो जाएगा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ जो थे, उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उन्होंने तहरीक टीपी जो कलदम जमात है, कहा गया कि उस जमात ने बारूदी मवाद जो है वो अहमद जंजुआ तक पहुंचाया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटरीट में रखा गया, और ये उसी नेटवर्क से अहमद जंजुआ के राबिते में है। मजीद लिंक में निकले, इनकी तफ्तीश करनी है, मजीद रिमांड दे दें। कलदम जमात के साथ इस लिंक को स्टैब्लिश किया जा रहा है। लिंक को स्टैब्लिश किया गया तो सेक्रेटरीट को जो सील किया गया था उसमें ये तौजीहात बयान कर दी जाती ना, तो ये केस मजबूत कर सकते थे। अब वहाँ पे फायर एग्जिट के ना होने और जो फायर के आलात हैं उस ज़मन के अंदर कहा गया कि वो नाकारा है और उसको आपने सील कर दिया, और इधर मुकदमे में चीज़ें और हैं। प्रोसिक्यूशन से पूछिए कि प्रोसिक्यूशन करता कौन है। प्रोसिक्यूशन के जो लूप होल्स हैं जो खुद ही छोड़े जाते हैं, मुबहम छोड़े जाते हैं ताकि उसमें से कोई नुक्स निकाला जा सके, क्या ये सहूलतकारी की जाती है? और अगर सहूलतकारी की जाती है तो वो सहूलतकार कौन है? और अगर ये सहूलतकारी नहीं है तो फिर प्रोसिक्यूशन की टीम तब्दील कर लें, वो बहुत नाकिस है इस अमल में कि उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता कि एक ही केस के जो मुख्तलिफ पहलू निकलते हैं वो मुख्तलिफ पहलुओं को एक जगह पर यकजा करना है या उन्हें बांट के किसी दूसरे को रिलीफ देना है। ये सूरत हाल वफाकी हुकूमत के चेहरों पर जो शादाबियां हैं उसको कम करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।